जो अब राजनीति में फैसला उन्होंने लिया है राज्यसभा जाने का और गए, ये बहुत सही फैसला है उनका, क्योंकि अब बिहार को नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए थी। निशांत कुमार थोपे जा रहे हैं। टूटती हुई पार्टी को बचाने के लिए सोनिया गांधी थोपी गई। भाई पब्लिक बिहार की राजा के बेटे के बारे में सोच रही है, अपने बेटों के बारे में नहीं सोच रही है। प्रशांत को करना चाहिए रणनीति में बदलाव। नहीं करेंगे तो आप देखिए भाई 10% मिनिमम वोट आने चाहिए थे, आप 4% से नीचे आ गए। बिहार की राजनीति में हमको हमारी जाति का अपराधी भी अच्छा लगता है। पत्रकार आज भी अच्छे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे पत्रकारिता? डर के मारे। कौन रोक रहा है उनको? डर के मारे। कैसा डर? कई तरह का डर। इस देश में जो मीडिया की हालत है, कमोबेश लोकतंत्र की भी वही हालत है। जिस दिन मीडिया इस देश में खत्म हो जाएगी, इस देश में लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। 80 करोड़ देश की आबादी को 5 किलो अनाज दिया जाने लगा। आज बंद कर दें और 2029 में चुनाव जीत के दिखा दें। अब आप चाय बेचकर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इस बात को कोट अनकोट आप कोट कर लीजिएगा। बीजेपी वाले सुन के बड़े अभी सोशल मीडिया पे गरियाना शुरू करेंगे हमको। आज चुनाव करा लीजिए, अरविंद केजरीवाल वापस आ जाएंगे। ब्राह्मण होके कोनो बात कहीं तब ब्राह्मणवाद हो गई, ठाकुर होके कहीं तो ठाकुरवाद हो गई, दूसरा कास्ट के होके कहीं तो वो बात नहीं के होत। बिहार के आज के दौर में जो पत्रकार लोग बात, चाहे पटना में होके चाहे दूसरा शहर में भी होके, तो वो लोग से हमरा उम्मीद आज से ना बहुत साल से नहीं है। लोग कहते हैं मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने कहा कि पत्रकारिता में निष्पक्षता तो नपुंसकता है। नमस्कार, अनकोट देख रहे हैं आप, और अनकोट में पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे व्यक्ति जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, राजनेता हैं, समाजसेवी भी कह सकते हैं, और एक अब अप्रवासी भारतीय। लंबे समय से लंदन में रह रहे हैं। आप उन्हें जानते हैं, कई किताबें आ चुकी हैं। देश की राजनीति पर बोलते हैं, बिहार की राजनीति पर लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। नाम है अनुरंजन झा। हमने साथ में काम भी किया है। उनको मैं थोड़ा जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, उससे ज़्यादा आज जानूँ, और उसी बहाने आप भी जानें। और अनुरंजन जी से हम बिहार पर बात करेंगे, देश की बात करेंगे, और बाहर रहने वालों को हिंदुस्तान कैसा दिखता है उस पर ही बात करेंगे। बिहार की फिल्म पे बात करेंगे, बिहार की सियासत पे बात करेंगे, बिहार के कल्चर पे बात करेंगे, मीडिया पर बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें होंगी। सर, स्वागत है अनकोट पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर, बहुत अच्छा लगा अनकोट पर आकर। पहला सवाल आपसे, आपने, जैसा मैंने पहले कहा, आप पत्रकार हैं, आप लेखक हैं, आप समाजसेवी हैं, आप राजनेता भी हैं। इनमें से कौन सी भूमिका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? देखिए, मुझे लिखना पढ़ना पसंद है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रभाकर कि मैं डेलिबरेट जर्नलिस्ट हूँ। और शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है। मैं पत्रकारिता में अनायास नहीं आया हूँ, सायास आया हूँ। मैं बैंकर था, तो वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी छोड़कर इधर आना एक बड़ा फ़ैसला था। तो मैं सोच समझ के आया। तो मैं हूँ तो एक इनहेरेंट जर्नलिस्ट ही हूँ। उसके जो विंग्स हैं, उसमें ये सब बातें आती हैं कि आप लेखक भी हैं, आप समाज के लिए भी सोचते हैं कि क्योंकि कोई पत्रकार है और समाज के लिए नहीं सोचे तो पत्रकार नहीं है, वो लिखता नहीं है तो वो पत्रकार नहीं है, और पत्रकार है तो राजनेता तो ऐसे ही हो जाता है। पॉलिटिक्स तो उसके उसमें आ ही जाती है। और मेरे साथ क्या है कि मैंने पता नहीं, जीवन में सफलता असफलता हर किसी के लगी रहती है, लेकिन मैं बहुत शुरुआत में जब मैं आया पत्रकारिता में, तब चूँकि मैं गांव से उठ के आया, बहुत छोटी जगह से आया, पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की, और उसके बाद जब मैं मीडिया में आया तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें अपने भविष्य को लेकर के उस उम्र में बैठी। तो एक बात बैठी जो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने 70 साल की उम्र तक के अपने कुछ
डेटा तय किए लाइफ के कि इस उम्र में ये काम करूँगा। साथ ही साथ मैंने ये भी तय किया कि इस उम्र में ये काम नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूँगा। तो सर्टेन एज तक अगर मैं ये अचीव कर लिया तो मैं इस फील्ड को करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ चला जाऊँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जो राजनेता वाली बात आपने की वो मैं 2015 में चुनाव लड़के मैंने देख लिया कि मेरे लिए मेरे वश का नहीं है। ऐसा है? तो मैंने उससे अपने को अब नहीं, किनारा कर अब लिया। आगे जाने से पहले आपने चुनाव लड़ा और आपको सफलता नहीं मिली, आपके अनुभव ठीक नहीं रहे होंगे, ऑब्वियस है। तो क्या अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मुझे सफलता नहीं मिली और मैं उसके बाद राजनीति में पर सोचना बंद कर दिया राजनीति के बारे में, ये आपके मन में राजनीति के प्रति उपजी निराशा है या लोकतंत्र के प्रति उपजी निराशा है? देखिए, मैं चुनावी राजनीति की बात कह रहा हूँ। राजनीति तो है, लेकिन मैंने तय किया कि मैं चुनावी राजनीति में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद जो बिहार का परिदृश्य है, जो बिहार की परिस्थिति है, वहाँ पर शायद ये मेरे तरीके मुफीद नहीं है। मीडिया में जब मैं रहा तो जो मैंने तरीके अपनाए उससे सफलता मिली, तो मुझे लगा कि ये तरीके मेरे ठीक थे। लिखता हूँ तो बतौर लेखक जो मैं लिखता हूँ वो लोगों को पसंद आता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे तरीके ठीक हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हर तरीके लोगों को पसंद आएँ। तो मुझे लगा कि चुनावी राजनीति में ये तरीका जनता को पसंद नहीं आ रहा है। निराशा मुझे लोकतंत्र के प्रति बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में कुछ सीमाएं हैं और उस सीमाओं पर बात नहीं होती है, तो वो चीज़ों को रोकता है कहीं ना कहीं। अब यहीं पर मैं रोकता हूँ आपको कि आपने कहा कि मेरा जो तरीका राजनीति करने का या राजनीतिक तरीका जो था वो लोगों को पसंद नहीं आया। आपका वो कौन सा तरीका था, या आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? इसलिए कि अगर किसी और को भी, हमारे दर्शकों को राजनीति में आना हो, तो वो सोचेगा कि अनुरंजन झा कह रहे हैं कि ये वाला तरीका सही नहीं है, इसलिए वो पहले सावधान हो जाएं कि ये वाला तरीका तो सफल नहीं होने वाला है। तो कौन सा तरीका? मैं जात की राजनीति नहीं करता, मैं अपराध की राजनीति नहीं करता, मैं पैसे की राजनीति नहीं करता, और इसके बिना राजनीति होती नहीं, चुनावी राजनीति। तो ये वहाँ पर अड़चन थी। मुझे जो महसूस हुआ, मुझे लगा कि शायद बदलाव हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन अभी वक्त लगेगा। पता नहीं, मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि समय आएगा और बदलाव हो जाएगा, लेकिन अभी ख़ास तौर पर पूरे भारतीय लोकतंत्र में, और आप देखें बिहार में, तो वहाँ तो जातिवाद इस तरीके से है और अपराध का बोलबाला है। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, तो आपको जनता एक्सेप्ट कर ले ये ज़रूरी नहीं है। आपके पीछे, अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बहुत कम समय में चुनाव लड़ा, 1 महीने के अंतराल पे मैं चुनाव लड़ गया। तो मुझे लोग कहते थे कि आप तो बहुत देर से आए। तो मैंने कहा, आप लोगों ने वोट दे दिया क्या? भाई, देर से आए का क्या मतलब है? अगर मैं आपके वोट गिराने से पहले आया हूँ और आपको मैं समझा पा रहा हूँ, तो आप मेरे पास और आपके पास, सबके पास मौका है। नहीं, हमने कमिट कर दिया है। अब आप देखिए, कमिटमेंट जो है वो किस वजह से है, ये मुझे समझने में वक्त लगा। और आप समझिए इस बात को कि कमिटमेंट जो पब्लिक कहती है कि हमने कमिट कर दिया, अरे किसको कमिट किया है? विचारधारा को कमिट किया है, पैसे को कमिट किया है, जातिवाद को कमिट किया है, अपराध को कमिट किया है, किसको कमिट किया है? ये बड़ा एक आकलन है जो करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपसे लोगों ने बताया कि उन्होंने किसको कमिट किया? बताते नहीं है ना, वो कमिट कर दिया है। अरे किसको कमिट कर रहे हैं आप? क्योंकि उसके बाद, अच्छा, आप बार बार कह रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है, 7 बार से, 6 बार से, 5 बार से विधायक जीत के आ रहा है, तो भाई क्यों जिता रहे हैं उसको? आप ही के क्षेत्र से जीत रहा है, आप ही उसको चुन के ला रहे हैं और कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। भाई, या तो चुन के तब लाइए जब आप संतुष्ट हो कि वो विकास कर रहा है, आप ले आइए। फिर ये मत रोइए कि आपके इलाके का अब यहीं पर कि जब बिहार की जनता रो रही है कि विकास नहीं हो रहा है, और जैसा आपने कहा कि एक ही नेता को, एक ही विधायक को, एक ही सांसद को 5-5 बार सुन रही है, तो शिकायत भी है और विकास का रोना भी है कि विकास नहीं हो रहा है, और चुनना भी है। क्या मानते हैं आपकी ये
बिहार में ही तो नहीं है, ये सब जगह होगा कमोबेश, कमोबेश लेकिन सब बिहार में ज़्यादा है। क्या मानते हैं कि बिहार में ऐसा क्यों है? मैं इसके लिए हमेशा कहता हूँ कि बिहार की राजनीति में हमको हमारी जाति का अपराधी भी अच्छा लगता है। ये बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है। और जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप इसको दूर नहीं करेंगे, तब तक आप सही राजनीति देश में नहीं कर पाएंगे, बिहार में नहीं कर पाएंगे। दूसरा, बिहार में जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ा, मान लीजिए मैं 2015 में चुनाव लड़ा, और जब बुरी तरह हार के मैं दिल्ली आया, तो मैं एक नंबर वहाँ पर दे के आया था लोगों को कि भाई आप लोगों को कोई समस्या होगी तो आप मुझे संपर्क करें, और जो मेरे से संभव हो सकेगा मैं मदद करूँगा। तो उसके लिए हमने एक टीम भी बनाई हुई थी कि 2-3 लोग थे जो उस नंबर पे बात करते थे। 2-3 महीने के बाद एक दिन मैं ऐसे ही अपने दिल्ली के दफ्तर में बैठा था, तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये 2-3 महीने में कितने कॉल्स आए हैं और किस लिए आए हैं, ज़रा मुझे बताओ। आप बिलीव नहीं करेंगे, 117 लोगों के फ़ोन हमारे इलाके से आए थे, जिसमें से 116 की समस्या पुलिस थाने में थी, और वो या तो ज़मीन का विवाद था या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था। और 116 जो लोग, मतलब जो समस्या थी पुलिस वाली, एक की समस्या थी स्कूल की, जिसका हमने समाधान किया। कोई इलाज के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं आया था। और 116 जो लोग थे जिन्होंने ये समस्या बताई कि पुलिस के साथ मदद चाहिए, उसमें से तकरीबन 90 लोग गलत मदद मांग रहे थे। तो ये मुझे लगा कि भाई ये तो रास्ता ही मेरे लिए नहीं है। गलत के लिए मदद करते तो आपके वोटर बनते। हाँ, हो सकता है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये रास्ता ही मेरे लिए नहीं है। तो फिर मैंने कहा राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन चुनावी राजनीति फिर मैं नहीं करूँगा। आपने एक बात कही कि अपने जात, बिहार के लिए कहा आपने कि अपने जाति का गुंडा भी। अब ये बात केवल बिहार के बारे में क्यों बात होती है? अगर हम अपने पड़ोसी राज्य की बात करें, यहाँ पर ऑलमोस्ट 5, 7, 8, 10 पार्टियाँ जो हैं, रीजनल पार्टियाँ हैं, सब जाति, प्रत्येक जाति की अपनी पार्टी है। मैं गिनाना, मतलब अगर गिनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार में उससे कम पार्टियां हैं जाति आधारित जितना कि उत्तर प्रदेश में है। फिर हम बार बार बिहार में जाति वाली बात क्यों दोहराते हैं और बाहर वाले भी क्यों दोहराते हैं? बिहार में इसलिए दोहराते हैं कि एक तो क्या है, उत्तर प्रदेश को अगर आप समझो तो दुनिया का छठा देश है वो, अपनी आबादी के हिसाब से। वो राज्य थोड़ी है, वो अपनी आबादी के हिसाब से वो दुनिया का छठा देश है। 200 देश हैं पूरी दुनिया में, 194 को यूनाइटेड नेशंस मान्यता देता है, उसमें छठे नंबर पे है आबादी के हिसाब से। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ना दब जाती। मतलब ये कह रहे हैं कि योगी जी एक देश चला रहे हैं? एक नहीं चला रहे हैं, दुनिया दुनिया का के छठा बड़ा देश देश चला रहे हैं। मोदी जी दुनिया का पहला बड़ा देश चला रहे हैं आबादी के हिसाब से, वो छठा बड़ा देश चला रहे हैं। इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये बात अगर लोग नहीं समझेंगे तो समस्या आगे आएगी। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा देश चला रहे हैं आबादी के हिसाब से, तो योगी आदित्यनाथ दुनिया का छठा बड़ा देश चला रहे हैं। आबादी है ना उतनी। तो हमारा बिहार भी तो कई देशों से बड़ा है। हमारा बिहार भी कई देशों से बड़ा है, उसकी भी आबादी 13-14 करोड़ है, तो बहुत। और हमारे बिहार को भी तो कई मुख्यमंत्री चला चुके हैं, अच्छे और बुरे। और द गांधी मैदान, आपकी जो पुस्तक है गांधी मैदान ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस, इस पे जो आपने जो तस्वीर बनाई थी, इसमें लालू प्रसाद यादव भी दिख रहे हैं और नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं। हम सीधे आ जाते हैं बिहार की राजनीति पर। लालू प्रसाद यादव का सियासी सफ़र ख़त्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी राज्यसभा गए, और राज्यसभा गए सियासी सफ़र का आखिरी पड़ाव, इसलिए कि उनकी आखिरी इच्छा थी शायद। अब एक बात बताइए कि लालू के बाद नीतीश और नीतीश के बाद बिहार में आप कोई वैक्यूम देख रहे हैं? शून्य, सियासी शून्य, या कुछ आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नया समीकरण बनेगा, नया लीडरशिप डेवलप होगा और बिहार के लोगों को उससे कुछ उम्मीद है या होगी? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में मैं पहले बताता हूँ, लालू जी के बारे में बाद में शुरू करेंगे। नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए, भाई 2000 में आए, थोड़े दिन की सरकार चलाई, 8-10 दिनों की, उसके बाद सरकार गिर गई।
5 में जब वो सत्ता में आए और 5 से 10 के बीच में जो उन्होंने काम किया, हम सब लोग उनके मुरीद हो गए। सबसे बड़ा काम था बिहार में अपराध पर काबू पाना, स्पीडी ट्रायल होना, सारे अपराधियों को जेल भेजा जाना, और मतलब जिस तरीके से जो अपराध हम लोग का दौर हमने बिहार में देखा था उससे अलग एक छवि बिहार की बनाना। फिर 10 के बाद राजनीतिक मजबूरियां कह लीजिए या हम तो राजनीतिक मजबूरियां ही बड़ा कारण मानते हैं उसका, और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम करना शुरू किया, जो अब राजनीति में फैसला उन्होंने लिया है राज्यसभा जाने का और गए, ये बहुत सही फैसला है उनका, क्योंकि अब बिहार को नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए थी। जिस वैक्यूम की आप बात कर रहे हैं वो वैक्यूम तब क्रिएट होता जब अचानक चुनाव से पहले 2030 का चुनाव हो और 28 के आखिर में या 29 में नीतीश कुमार बाहर हो जाते, तो वह वैक्यूम बड़ा क्रिएट होता। अभी जो ये दौर है ना, अगला 2-3 साल, इसमें वैक्यूम को भरा जाएगा। अभी तो वैक्यूम दिख रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि नई पौध आ रही है और हर पार्टी में नौजवान लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, तो चिराग, तेजस्वी, इनके बीच में तीसरे ध्रुव की तरह अपनी जद्दोजहद और हिम्मत से जुड़े हुए प्रशांत किशोर हैं। तो ये सब लोगों के बीच में जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा और इसमें जिस तरीके के समीकरण बनेंगे और बिहार की जनता जैसे उनको आत्मसात करेगी, तो वो धीरे धीरे ये वैक्यूम ख़त्म होगा। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया था जब आपने तेजस्वी की बात की, चिराग की बात की, निशांत कुमार की बात आपने की थी? नहीं, मैंने नहीं की। मैंने इसलिए नहीं की कि निशांत कुमार थोपे जा रहे हैं, तो निशांत नैसर्गिक नहीं है। बहुत भले हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं कल को जैसी राजनीति हमारे देश की रही है, सिर्फ बिहार की मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार में ख़ास तौर पे रही है, राबड़ी जी का ही सीएम बन जाना। बतौर माँ मैं राबड़ी देवी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। कम उम्र में 9 बच्चों को संभालना और उसके साथ साथ मतलब मुझे लगता है कि शायद वो 35 साल से कम उम्र की रही होंगी तो सारे बच्चे उनके जन्म ले चुके होंगे, और उस समय फिर देश की राज्य की बागडोर भी संभालना ये बड़ी बात थी। तो बतौर माँ उनकी मैं बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन बतौर राजनेता नहीं करता, क्योंकि वो बिहार पर थोपी गई। उसी तरीके से ये भी नैसर्गिक नहीं है, ये भी परिस्थितिवश एक पार्टी को बचाने के लिए, भाई जेडीयू को बचाने के लिए ये थोपा जा रहा है। जैसे एक वक्त में हुआ था कि देश में नरसिम्हा राव के जाने के बाद टूटती हुई पार्टी को बचाने के लिए सोनिया गांधी थोपी गई। वो अलग बात है कि सोनिया ने फिर कैसे संभाला, 10 साल शासन भी किया, पार्टी को कहाँ नीचे से उठा करके ऊपर ले आई। सोनिया गांधी ने बहुत मेहनत की। अच्छा बुरा उस पर आकलन हो सकता है कि कल को निशांत बेहतर करें, लेकिन आज की तारीख में वो थोपे गए हैं, तो वो नैसर्गिक नहीं है। इसी में जब आपने तेजस्वी की बात की, आपने चिराग पासवान की बात की, इसमें एक वो वाली बात आ रही है कि बिहार में तो राजा का बेटा ही राज करेगा, ये वाली फीलिंग आ रही है। क्या ऐसा है क्या बिहार में? ये तो पब्लिक को सोचना है भाई। पब्लिक बिहार की राजा के बेटे के बारे में सोच रही है, अपने बेटों के बारे में नहीं सोच रही है। इसमें हम और आप हम लोग बात ही कर सकते हैं। भाई सोचना आपको अपने बेटे के बारे में, आप सोच रहे हैं राजा के बेटे के बारे में। बावजूद इसके मैं इसमें थोड़ा सा ना एक ग्रेस मार्क्स देता हूँ कुछ लोगों को, जिसमें मैं तेजस्वी को भी देता हूँ, मैं चिराग को भी देता हूँ। कल को हो सकता है कि मैं शायद निशांत को भी देने लगूँ, लेकिन आज नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि आप ज़मीन पर आइए, मेहनत करिए। भाई अगर तेजस्वी के पिताजी लालू यादव हैं, उसमें तेजस्वी का कोई दोष नहीं है। चिराग के पिताजी रामविलास थे, उसमें चिराग का कोई दोष और कोई उनकी उपलब्धि भी नहीं है। अब कोई पिता बतौर पिता, चाहे वो तेजस्वी के पिता लालू यादव हों या चिराग के पिता रामविलास जी हों, ये लोग तो अपने बच्चों का भविष्य चाहेंगे ना। तो उन्होंने
अगर उनको राजनीति में डाला तो ये उनकी गलती नहीं है। अब वो किसी काम के नहीं हों, फिर सत्ता में बैठ जाएं, फिर राज्य को डुबोने लगें, उनकी राजनीति बहुत खराब हो जाए, तो फिर ये आकलन जनता को करना है। तो राजा का बेटा राजा ऑलमोस्ट दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। इसके इतर, इसके बाहर क्या किसी मंत्री संतरी का बेटा या किसी जनता का बेटा या कोई जनता में से कोई जागरूक नागरिक कहीं आप देख पा रहे हैं कि बिहार में शासन की बागडोर आने वाले समय में संभालेगा? देखिए वही तो प्रॉब्लम हो रही है। बिहार में हो क्या रहा है, जैसे अब कर्पूरी ठाकुर का मैं एग्जांपल देता हूँ, या बहुत सारे ऐसे लोग थे, भोला पासवान शास्त्री की बात करें, मैं बतौर मुख्यमंत्री बात कर रहा हूँ, और भी लीडर्स बहुत सारे थे। तो ये जो लीडर्स थे, इन लोगों का कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था। ये आंदोलन, ज़मीन पर काम करना, मुद्दों पर बात करना, इन सब की लड़ाई लड़के धीरे धीरे आगे बढ़ के ये लोग सत्ता में आए। इवन लालू यादव, नीतीश कुमार, भाई नीतीश कुमार के पिताजी या लालू यादव के पिताजी राजनीति में तो जमे जमाए लोग नहीं थे। तो ये लोग तो जिस भी दौर में आए, उस दौर के बाद उन्होंने मेहनत की। अभी जो दौर चल रहा है, उस दौर में ये लगता है कि जो नई पौध आएगी, उस नई पौध को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि कर्पूरी ठाकुर का कोई जैसा कोई व्यक्ति राजनीति में आकर के सफल हो जाए। अब ये दौर नहीं रहा। अब नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति राजनीति में आकर के सफल हो जाए, अब ये दौर नहीं रहा। अब आप चाय बेचकर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इस बात को कोट अनकोट आप कोट कर लीजिएगा। अब ये दौर ख़त्म हो गया। अब पैसे का बोलबाला है, और पैसे के सहारे जो राजनीति हो सकती है, उसकी जो पूरी संरचना होगी, उसी पे राजनीति टिकेगी। अब इस बात में एक नकारात्मकता आ रही है, ये कि अनुरंजन झा ये कह रहे हैं कि अगर आप शुचिता की राजनीति करने वाले हैं, आप केवल मुद्दों की बात करने वाले हैं, बिहार के विकास की बात करने वाले हैं, बिहार के भविष्य की बात करने वाले हैं, बिहार में रोजगार की बात करने वाले हैं, और इसके इतर अगर आप जात की राजनीति नहीं कर सकते, अगर आप अपराधियों का संरक्षण नहीं कर सकते, अगर आप अपराधियों को अपनी पार्टी से टिकट नहीं दे सकते, तो राजनीति बिहार में करना असंभव तो मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल बहुत है। तो अगर आप बिहार की राजनीति करने वाले हैं, नए वाले जो लोग भी हैं, अपने रणनीति में बदलाव आपको नहीं, प्रशांत को करना चाहिए, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, प्रशांत को करना चाहिए रणनीति में बदलाव। नहीं करेंगे तो आप देखिए भाई, 10% मिनिमम वोट आने चाहिए थे, आप 4% से नीचे आ गए। आप देखिए, कैंडिडेट आपने अच्छे चुने, मेहनत आपने 3 साल की, बातें आपने वहाँ के लोगों के लिए की, फिर भी वहाँ की जनता ने, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं तो 1 महीने पहले चुनाव लड़ने गया था। इन्होंने बहुत मेहनत किया था। प्रशांत तो 3 साल से घूम रहे हैं पूरे बिहार में। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आज़ादी के बाद बिहार में, पूरे बिहार में पैदल यात्रा जितनी प्रशांत किशोर ने की, उतनी यात्रा तो किसी राजनेता ने नहीं की है। बावजूद इसके उनको सफलता क्यों नहीं मिली? वो कहते हैं कि मतलब उस तरह उतनी पैदल यात्रा महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बाद नहीं, गांधी की भी नहीं है। हाँ, उससे भी लंबी थी ना, उससे भी लंबी थी। गांधी की भी उतनी यात्रा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चूंकि बिहार को बदलने के लिए जितनी कोशिश उन्होंने की, उस हिसाब से, और अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो इसमें समझना पब्लिक को पड़ेगा। अब लेकिन एक बात आप बताएं कि आप जो ये क्वेश्चन पेपर आउट कर रहे हैं, आप अपने अनुभव से और अपने तजुर्बे से, अगर आपके इस ट्रिक से, आपके इस रणनीति से प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति बदल ली, जैसा कि बिहार में एक तबका है जो मानता है कि बिहार में शुचिता की राजनीति होनी चाहिए, बिहार में एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं पे बात होनी चाहिए, बिहार में भ्रष्टाचार रहित राजनीति होनी चाहिए, तो प्रशांत किशोर अगर उधर देखना शुरू करेंगे तो एक वर्ग जो अच्छी राजनीति की उम्मीद करता है, वो आपको नहीं लगता है कि वो धीरे से? बिल्कुल नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। दिल्ली याद है ना आपको,
2010-11 आ रहे हैं दिल्ली, यस। 2011 याद है ना आपको? शुचिता की राजनीति करने वाले लोग आए थे, उनसे ज़्यादा शुचिता का ढोल किसी ने नहीं पीटा था। और शुचिता को किस ताखे पे रख दिया उन्होंने, इसका कोई हिसाब नहीं है। राजनीति में वो टिक गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कहाँ कि टिक गए? बिल्कुल टिक गए। आप देखिए ना, दिल्ली से बाहर हुए, पंजाब में जमे हुए हैं, और दिल्ली में आज जो स्थिति बीजेपी की है मौजूदा सरकार के 1 साल के बाद, बीजेपी वाले सुन के बड़े अभी सोशल मीडिया पे गरियाना शुरू करेंगे हमको। आज चुनाव करा लीजिए, अरविंद केजरीवाल वापस आ जाएंगे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शुचिता की राजनीति की बात करते हैं वो कितने शुचित हैं। दौर बदल गया है प्रभाकर, अब वो है नहीं। आप राजनीति में, मैं नहीं कह रहा हूँ आप गलत काम करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ आप अपराधियों को टिकट दीजिए, लेकिन आपको किसी न किसी, मैं प्रशांत के लिए बात कर रहा हूँ खास तौर पे, कि आपको कुछ न कुछ समीकरण में बदलाव करने पड़ेंगे। देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव की जितनी दिन की का शासन रहा, जो गांधी मैदान में मैंने लिखा है 30 साल, ये तो अब उसके बाद तो 35 साल हो गया उनका अब, लेकिन ये किताब 30 साल पे आई थी। तो 1990 से अगर 2025 35 साल हम देखते हैं, इस 35 साल में 2 जनरेशन्स निकल गई, 2 पीढ़ियाँ आगे निकल गई। मैं पीढ़ियाँ कहता हूँ तो भैया हर 10-12 साल पर एक नई पौधा आ जाती है। मैं पिता पुत्र को पीढ़ी के तौर पे नहीं मान के, मैं 12 साल पे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक युग बदल गया, तो 2 पीढ़ियाँ बाहर निकल गई। तो अभी जो वोटर्स हैं, भाई नीतीश कुमार की ताकत क्या है? नीतीश कुमार ने अपने दूसरे शासन में जिन लड़कियों को साइकिल दिया, बड़ी लड़कियों को जो बिल्कुल 11वीं 12वीं में थी, उन लड़कियों की बच्चियां साइकिल पे सवार होकर इस बार वोटर थीं। आप समझ रहे हैं? तो माँ भी वोटर बनी, बेटियां भी वोटर बनी। तो वो महिलाओं, जो एक अलग वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो क्रिएट हुआ। तो प्रशांत को भी उस तरीके से सोचना होगा कि भाई यूथ में किस तरीके का समीकरण बदले, क्या माहौल बने। अब देखिए, नई सरकार, अब तो बीजेपी की सरकार होगी बिहार में, ये तो भाई कहने को बीजेपी अभी भी है, लेकिन अब तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा बिहार में। तो अब देखते हैं कि अगले 2-3 साल में बीजेपी वहाँ क्या करती है, किस तरीके का औद्योगिकरण करती है, किस तरीके का विकास करती है, किस तरीके से अपराध पर काबू करती है। तो लड़ाई वहाँ पे अब दिलचस्प होने वाली है। मेरी सुई वहाँ अटक गई है जब आपने कहा कि नीतीश कुमार ने जिन लड़कियों को 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियों को साइकिल दिया था स्कूल जाने के लिए, उनकी बच्चियाँ साइकिल से स्कूल जा रही हैं, उन्होंने एक वोट बैंक क्रिएट किया है। आपको एक वोट बैंक और भी क्रिएट हुआ, इसमें बड़ी चर्चा हुई, मैं मुझे लगता है कि उस पर आपसे बात करूं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जनसुराज की तरफ से कि ये 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के दौरान जो महिलाओं के खाते में गए, ये अनफेयर मीन्स थे, जो आदर्श चुनाव संहिता के खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट से दखल की उस पर मांग की गई कि चुनाव को रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई थी, कमेंट था, सीजीआई का कमेंट था, बड़ा खतरनाक सा कमेंट था कि आपको जनता ने नकार दिया और आप यहां पर पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, आप यहां से गेन करना चाहते हैं, अदालत से गेन करना चाहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि डेमोक्रेसी में एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है, और जनता ने नकारा कि अगर 10 आदमी ने वोट दिया है तो उस 10 आदमी का वो पसंदीदा है। आपने जब साइकिल की बात की, आपने उस 10,000 को, जो आपने भी देखा होगा, मुझे लगता है कि उस समय कोई भी प्रबुद्ध आदमी, प्रज्ञावान आदमी, उसे लगेगा, उस समर्थक होगा तो भी लगेगा कि यार ये तो खेला हो गया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये राजनीति, ये वोटिंग पर असर करेगा, ये चुनाव पर असर करेगा, नतीजे पर असर करेगा। आपको भी लगा था क्या? उसी पे तो दूसरी किताब आ रही है हमारी। अब जो बिहार पे मेरी अगली किताब है, आपने तो देखा ही होगा उसके बारे में, उस किताब का टाइटल ही यही है, द मैंडेट ऑफ द मिसगाइडेड। तो बिहार की राजनीति में ये एक कारण है, और बिहार में अभी जो मैंडेट है वो मैंडेट लोकतंत्र का मैंडेट नहीं है, अर्थतंत्र का है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जोड़ूंगा प्रभाकर कि अब पूरे भारत में ऐसी राजनीति हो रही है, भाई कोविड का दौर आया, 80 करोड़ देश की आबादी को 5 किलो अनाज दिया जाने लगा,
आज मोदी जी बंद कर दें, आज बंद कर दें और 2029 में चुनाव जीत के दिखा दें। मैं तो कह रहा हूं, सुन रहे होंगे तो आजमा के देख लें। आज वो बंद कर दें, 29 में जीत के दिखा दें। संभव नहीं है। इस बीच में आगे मैं बढ़ूं, उसके पहले हम लोग पढ़ते थे छठवां सातवां में कि सूरज एक तारा है और उससे बहुत रोशनी निकलती है, और जो बाकी तारा है, छोटे छोटे स्टार्स, उससे रोशनी लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो 5 किलो अनाज वाला जो हमारा सबसे बड़ा वाला सूरज जो है, वो उस तरह का एक मॉडल दे दिया। हालांकि मॉडल एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस मॉडल एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब वो मॉडल इतना हिट कर गया है, सुपर हिट है, कि अब उसके बिना सियासत नहीं होगी ना। देखिए, चुनाव है बंगाल में, ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी, और ममता जी, आप ममता दीदी को कहते रहिए कि आप मुसलमानों के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि 1500 देंगे सारी पब्लिक को, मुसलमानों को 1750 देंगे भाई। उन्होंने कह दिया ना, तो अब तो देना पड़ेगा। तमिलनाडु में विजय थलपति, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, और उन्होंने घोषणा की कि भाई कितना, शायद 8 ग्राम गोल्ड। अब आप सोच लीजिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें मैटर है, और हमको लगता है कि आप ही की बात मैं याद दिलाऊं आपको। तो इसमें है कि भरोसा किस पे होगा। सत्ता में लोग हैं तो उस पर भरोसा हो जाएगा। शायद विजय थलपति पे भरोसा हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन ममता पे तो लोग कर लेंगे ना भाई, सरकार में है, वो देने को तैयार है। हमेशा सत्ता में रहने वाले की जो घोषणा होती है उस पर जनता भरोसा कर लेती है, इसलिए कि है, दे देगा, है ना, वो दे देगा। वो पता नहीं वो आएगा क्या करेगा, नहीं करेगा। भाई जो पैसे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश को दे रही थी, किसानों के या जो बुजुर्गों को, वृद्धजनों को, जो भी पैसे जाते हैं, राहुल गांधी ने भी तो घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतना पैसा देंगे। और राहुल गांधी की पॉलिसी बहुत बेहतर पॉलिसी थी, खराब पॉलिसी नहीं थी, लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं किया राहुल गांधी की बात। ऑपोजिशन के बात पर कहाँ भरोसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 10,000 रुपये बांटे, वो तो भरोसा करने लायक है ना। अब एक बात और बताऊं, पता नहीं मुझे हंसी भी आ रही है, मतलब हल्के फुल्के अंदाज में, कि बिहार में चुनाव है तो बिहार में कुछ पैसे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ पैसे अकाउंट में गए। ये दक्षिण भारत में सोना देते हैं, बड़ा मतलब वहाँ के लोगों को आप मतलब तो वैल्यू उन्होंने अपना ज़्यादा बनाया। पैसे वो 20 साल पहले बांट चुके ना। अच्छा, आज आप बांटने जा रहे हैं भाई वहाँ जयललिता ने कब पैसे बांटे? घरों में महिलाओं को कुकर देती थी, गैस के सिलेंडर देती थी उस ज़माने में, आज से 25 साल पहले। तो जो काम आप आज कर रहे हैं, जयललिता ज़माने पहले, दशकों पहले कर चुकी। लेकिन मैं पता है क्या समझ पा रहा हूँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ इधर के लोगों का जो काउ बेल्ट स्टेट्स हैं, वहाँ के लोगों ने अपना वैल्यू गिरा लिया है, अपने मतदाताओं ने, उन्होंने अपने वोट की कीमत कम रखी हुई है। दक्षिण भारतीयों को अभी पता है कि हमारे वोट की कीमत जो है वो सोने में काउंट होगी, इधर में कुछ पैसे में। देखिए, उसमें एक और चीज़ है, सोशल स्ट्रक्चर की बात है प्रभाकर। अगर हमारे राज्य से, हमारा राज्य आज भी मजदूरों का राज्य बना हुआ है, सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है, तो उसमें राजनीति जितनी जिम्मेदार है, वो वहाँ का समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। आप उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आपको अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं। आपको कहा जाता है कि आप ज्ञान के भंडार हैं, तो आपको लग गया कि वाकई आप ज्ञान के भंडार हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, बहुत आगे मतलब बहुत ही आगे। और एक्सपेरिमेंट्स तो छोड़ दीजिए, आप आगे की बातें देखिए। बिहार में क्या प्रॉब्लम है अभी, जो बाकी राज्यों के साथ नहीं है। बिहार में 2 तरह के पलायन हुए, हम सब लोगों ने देखा है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि पलायन 2 तरह के हुए, एक मजदूरों का पलायन हुआ और एक पढ़ने वालों का पलायन हुआ, जो शिक्षा के लिए गए, जिसमें हम और आप सब लोग शामिल हैं। जो मजदूर वर्ग आया पलायन, मतलब नौकरीशुदा, जो भी नौकरी के लिए आया, अगर वो सरकारी नौकरी से पलायन किया तो रिटायरमेंट के बाद अपने गांव गया ज़्यादातर। अगर वो मजदूरी करने भी आया तो थक गया तो वो अपने गांव गया। अगर वो मजदूरी ही करता रहा, मान लीजिए कि उसके बच्चे अगर बहुत अच्छा नहीं कर पाए और वो भी उसी तरीके के रहे, तब भी वो बुजुर्गवार वापस गए। तो जो रिटायर्ड लोग, चाहे नौकरी पेशा या मजदूर जो वापस गया,
ये विकास में अपनी भूमिका बहुत मजबूती से नहीं निभा सकता। मजबूती से विकास में भूमिका कौन निभाएगा? जो एजुकेशन के लिए बाहर गया, अपने आप को स्थापित किया और वो वापस आए। और रंजन झा वापस आएंगे जब लंदन से, या उनका बेटा जब आएगा डॉलर में कमा के आएगा, पाउंड में कमा के आएगा, और जो बिहार में कंट्रीब्यूट करेगा, तो ऑब्वियस है कि उसका तब विकास होगा। झा जी, आप कई साल पत्रकारिता में रहे और पत्रकारिता में उच्च पद पे रहे, चैनल स्थापित भी किए, चैनल चलाए भी, तरह तरह के प्रयोग किए। तो पत्रकारिता आपका, मुझे लगता है कि ठीक है आप बैंकर थे, लेकिन पत्रकारिता, ऐसा लगता है देखकर कि पत्रकारिता, और अभी भी आप पत्रकारिता के लिए, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ जुगत में है कि मैं कुछ पत्रकारिता में कुछ अच्छा करूं। और पत्रकारिता तो ऐसा कीड़ा है जो एक बार घुस गया वो निकलता है नहीं। आप आज की पत्रकारिता, जब पत्रकारिता में आए थे और आज की पत्रकारिता जो देख रहे हैं हमारे समय की, इसमें आपको क्या परेशान कर दिया? देखिए प्रभाकर, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको बहुत गौर करिएगा। आज की पत्रकारिता और पुरानी पत्रकारिता में परेशान कुछ नहीं करती है, सिर्फ तकनीक का फर्क है। पत्रकार पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। पत्रकार पहले भी खराब थे, आज भी खराब हैं। पत्रकार पहले भी ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा हाई हेडेड बनाया गया, आज भी बनाया जाता है। तकनीक का फ़र्क है। पहले तकनीक बहुत सीमित था, लोगों को जानकारियाँ सीमित तौर पे पहुँचती थी, वन साइडेड कम्युनिकेशन होता था। आज तकनीक बदल गया है, तो सब चीज़ें खुल गई हैं। कुछ भी नया नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस दौर में पत्रकारिता में कुछ भी नया नहीं है। बस एक चीज़ की कमी है, और वो कमी है प्रयोग की। मैं अभी यहाँ रोकूंगा आपको, इसलिए कि आप पत्रकारिता में हम दो जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप हमसे ठीक पहले वाले जनरेशन में, मैं उसके मतलब, हाँ ठीक है, ओवरलैपिंग है, हाँ, बट ठीक है। मैं आज बात करता हूँ। मैं जब आया था पत्रकारिता में, तो हमारा जो समय था, हम बड़ा ठोक करके सवाल पूछते थे, और हम नहीं पूछते थे, सब पूछते थे। मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ, हाँ ठीक है, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के सामने से हमारे हेडलाइन पता चलती थी, यूपीए सरकार के दौरान की बात है, कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, और हम नाम लेकर प्रधानमंत्री को कहते थे, मनमोहन सिंह के लिए, चाहे वो कोल ब्लॉक घोटाला हो, 2G घोटाला, सब में वो धार, वो रफ्तार, वो फटकार, मनोरंजन जी, वो मिसिंग है। मैं जो इधर हाल के दिनों में मतलब ठीक ठाक दिनों से मैं कहूँ, वो मिसिंग है। तो मैं यहाँ आपसे असहमति रखता हूँ कि केवल तकनीकी नहीं बदली है, बदला है वो भी। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब एक मैं निजी अनुभव बता देता हूँ। निजी अनुभव ये कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला गया। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर आपत्ति थी कि उस बॉन्ड के, उसमें जो स्कीम का जो प्रावधान था, उसमें जो एक सेक्रेसी, गोपनीयता का प्रावधान था, कि लोगों को पता नहीं चलता कि पैसा उसके पॉलिटिकल पार्टी को, जिसको वोट देना है, उसका पैसा कहाँ से आता है, और इसी आधार पर उसे चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, उसे असंवैधानिक करार दिया। उसमें सुनवाई के दौरान भारत सरकार के जो सबसे बड़े विधि अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जनता को क्या करना, वोटर को क्यों जानना चाहिए कि उसके पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहाँ से आता है। दैट वाज द हाइट ऑफ कि नहीं बताना है। लेकिन उसी मसले पर प्रधानमंत्री ने जब एक पॉडकास्ट में कहा, कि उनसे जब ये सवाल पूछा गया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए तो मुझे श्रेय, हमें, हमारी सरकार को श्रेय मिलना चाहिए कि हमने एक व्यवस्था की, तो आज लोगों को पता चल गया कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा आता है और कहां से आता है। उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। मुझसे पूछा गया कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए। हमने कहा प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये तो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, इसलिए कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार ने तो पूरी जान लगा दी थी। जब मैं कहता हूं कि देश के सबसे बड़े अधिकारी अटॉर्नी जनरल कोर्ट में खड़ा होकर ये कहते हैं, आरटीआई वाले देश में कहते हैं कि जनता को क्यों जानना चाहिए, तो उस समय किसी ने, जैसे मैंने जब कहा कि प्रधानमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को मिलना चाहिए, तो जैसे लगा कि मैंने कोई गुनाह किया है। और तब मुझे लगता है, जब मुझे लगा कि मुझे जो बताया गया कि तुमने कुछ गुनाह किया है, तो मुझे लगा कि नहीं,
तकनीकी केवल नहीं बदली है झा जी, और भी चीज़ें बदली हैं, उसके बारे में मतलब आपको बताना। मैं बताता हूँ। देखो, मैं क्यों प्रभाकर ऐसा कह रहा हूँ कि तकनीक बदली है। पहले जो लोग इस तरीके की बातों का व्याख्यान लेते थे और उसका जो एनालिसिस करते थे, वो पढ़ लिख कर आते थे, किताबों के बीच में जूझते थे, कानून को समझते थे। अब वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। मैं तकनीक की जब बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पत्रकार आज की तारीख में, मैंने एक दिन ट्वीट भी किया था, शायद आपकी नज़र पड़ी हो, कि 10 बड़े चैनल हैं इस देश के आज की तारीख में। मैं फिर कह रहा हूँ पॉडकास्ट में खुलकर, उन 10 बड़े चैनलों के संपादकों से अनायास ये पूछ लो कि पिछले 10 सालों में कौन सी किताब पढ़ी है। अब आगे इसमें बोल दूँ, इसी में बोल देता हूँ। बोलिए। बीइंग टीवी रिपोर्टर, टीवी में तो जो पढ़ने लिखने वाला है या जो किताब पढ़ता है, वो जो ज्ञान की बात करता है या लाइव में जो ज्ञान देता है, जो कोई वो मतलब तकनीकी बातों की बात करता है, थोड़ा डीप बात करता है, गंभीर बात करता है, उसको तो कुछ संपादक तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मतलब इतना ज्ञान नहीं चाहिए, वेस्टेज है। हाँ, ये ज्ञान क्यों? मैं वही कह रहा हूँ, तो ये तकनीक की वजह से है। देखो, अगर ये तकनीक उस स्तर पर नहीं पहुंची होती तो आज भी उनका महत्व उस तरीके से होता। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ कि प्रधानमंत्री को क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो परसेप्शन सही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो सख्ती नहीं की होती तो लोगों को मालूम नहीं चलता। और अब इसमें क्या है, इसमें सारा खेल पैसे का है। पत्रकार आज भी अच्छे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे पत्रकारिता? डर के मारे। कौन रोक रहा है उनको? डर के मारे। कैसा डर? कई तरह का डर 2 तरह का होता है, एक ज्ञात डर, एक अज्ञात डर। ज्ञात डर वो होता है जिसे लगता है कि मैं अभी बोलूंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी। एक अज्ञात डर कि कहीं बोल दिया नौकरी चली जाए। तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ, देखिए, मैं नहीं कह रहा कि कोई पत्रकार आकर के निस्वार्थ सेवा करे देश की। निस्वार्थ हो सकता है, लेकिन बिना पैसे के तो जीवन चलेगा नहीं हो सकता। हमने जो देखो, ये बहस थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस देश में पत्रकारिता में जो एक दौर आया जहाँ पर पैसे का बोलबाला बढ़ा और तकनीक की वजह से हर कोई पत्रकार बनने की दिशा में बढ़ा, इस पर अगर समाज ने रोक नहीं लगाई होती, और समाज की कोई भूमिका ही नहीं है पत्रकारिता में भाई, समाज की कोई भूमिका नहीं है पत्रकारिता में, और आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता खराब हो गई। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं ब्रिटेन में हूँ। ब्रिटेन में एक लाइसेंस फ़ी ली जाती है, टीवी लाइसेंस फ़ी, जो हर व्यक्ति को देना होता है। और क्यों देना होता है? जब मैं नया गया तो मैंने घर में टीवी लगाया नहीं, आज भी नहीं लगाया हूँ। तो टीवी नहीं लगाया तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने कोई फ़ीस भरी नहीं। मेरे पास एक नोटिस आया तो ऊपर BBC लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये तो प्राइवेट किसी कंपनी का है, तो क्या नोटिस को उतना ध्यान देना। मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। फिर रिमाइंडर आया, जब तीसरा रिमाइंडर रेड लिखा हुआ आया पूरा ऊपर कि भाई वो ये था कि आपके घर के पते पर लाइसेंस नहीं लिया गया है। तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि भाई ये क्या कहानी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लाइसेंस लेना होगा। मतलब तो टीवी देखते नहीं। तो बोले कि आप यूट्यूब तो देखते हैं? मैंने कहा हाँ, यूट्यूब देखता हूँ। कोई भी कंटेंट किसी भी माध्यम से अगर आप लाइव देखते हैं, कोई भी कंटेंट, चाहे वो कोई OTT देखते हो या टीवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, या इवन इंडिया का कोई चैनल आप वहाँ लाइव देखते हो। मुझे BBC समझ में आता था, तो मैंने कहा कि BBC तो मैं लाइव देखता नहीं, मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप लाइव कंटेंट वहाँ देखते हैं तो आपको एक लाइसेंस लेना होगा, जिसको टीवी लाइसेंस कहते हैं। वो तकरीबन मोटा मोटी 15 पाउंड का, करीब 1500 रुपये का महीने का वो लाइसेंस है। और वो पैसा BBC को जाता है, सरकार को नहीं जाता है। पैसा सरकार लेती है, लेकिन वो BBC को जाता है, क्योंकि BBC को विज्ञापन नहीं चलाने हैं। तो BBC की जो फंडिंग्स हैं, उसमें एक मेजर फंडिंग हर हाउस होल्ड से आने वाला 15 पाउंड है। आप बताइए कि भारत चलिए पूरे देश में हो सकता है, संभव नहीं हो, क्या कोई ऐसा राज्य, क्या कोई ऐसा महानगर
वहाँ पर ऐसे कोई कानून, ऐसे कोई नियम, ऐसी कोई भागीदारी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक भारतीय मीडिया में इस समाज की जिम्मेदारी और उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक जो चल रहा है दौर वही चलेगा। भाई पैसे वाले हैं। अच्छा ये बताइए किस मतलब ठीक है, मैं कहता हूँ ना कि दूर से सावन के अंधे को हरियाली नज़र आती है। आप पता है किस देश के बारे में कहाँ से बात कर रहे हो, किस देश के बारे में बात कर रहे हैं? आप ब्रिटेन की बात कर रहे हैं और इंडिया में की बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ अभी भी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए झोला लेकर दुकान के सामने खड़े होते हैं। अभी भी उन्हें अगर सरकारी पैसा न मिले सरकार का, तो उसमें से बहुत लोगों का शौचालय नहीं बने। तो फिर मीडिया में क्यों जाते हैं? हाँ, ये आपका सवाल हो सकता है। तो फिर आप आरोप मत लगाइए ना। फिर तो भाई जो सरकार आपको 5 किलो अनाज दे रही है, खुश होइए। फिर गाइए उसी का, जिसका खाइए उसका गाइए। जब आपको सवाल करना है तो फिर सवाल करने के माध्यम बनाने होंगे ना आपको। और क्योंकि सवाल जो पूछेगा और पूछने वाले का जो फंडिंग अगर आएगी उसी स्रोत से आएगी, तो वो तो कभी भी आपका ऑक्सीजन सप्लाई काटेगा ना। तो उसका भय रहेगा, उसके डर से बोलेगा नहीं। yes. अब आप समझ में, मतलब अपने दर्शकों को एक बार वो कर देता हूं कि मीडिया को चौथा खंभा कहा गया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जबरदस्ती कहा गया है, क्योंकि वो भाई संविधान में, कानून में, किताब में कहीं लिखा नहीं है। तो इसी को समझ लेते थोड़ा सा। कार्यपालिका मतलब सरकार, विधायिका मतलब सांसद विधायक सब लोग, न्यायपालिका मतलब जजेज। कार्यपालिका में जो आपके यहाँ लोकपाल सबसे नीचे का अधिकारी होता है, वो भी कार्यपालिका का हिस्सा होता है। उससे अगर झगड़ा कर लीजिए और वो आपके पास कुछ आया है और उसने, तो पता है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देगा सरकारी काम में बाधा डालने का। उसके लिए प्रोटेक्शन मिला है, आपकी व्यवस्था प्रोटेक्शन देती है। विधायिका ये तो मैं सबसे नीचे वाली बात, विधायिका में किसी विधायक और सांसद के खिलाफ बोल दीजिएगा विशेषाधिकार हनन का नोटिस सदन से आता है, संसद से आ सकता है, आपको खींच करके बुला लिया जाएगा। ये प्रिविलेज मिला हुआ है उनको। न्यायपालिका का मतलब जानते हैं? एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात हुई तो हाथ जोड़ते जोड़ते हाथ मुड़ गए एनसीईआरटी के तमाम अधिकारियों के, सरकार को भी माफी मांगनी पड़ी। तो ये है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बारे में कोई नहीं कुछ बोल सकता। और जिसे चौथा खंभा कहा जाता है मीडिया, उनको जिम्मेवारी दे दी गई कि इन सब से सवाल पूछो। और पता है मीडिया को क्या मिला है? मीडिया के हाथ में एक सिंबल डंडा भी नहीं है। बाकी सब टैंक से, गोले बारूद से भरे हुए हैं, जिसे संविधान देता है, व्यवस्था देती है। और हमें सवाल इनसे पूछना है, हमारे पास एक लाठी डंडा भी नहीं है। हमारे पास अधिकार पता है क्या होता है? मीडिया के पास अधिकार क्या होता है? आर्टिकल 19(1)(a), जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछने का जो सबको मिलता है। तो आपके घर में आपको जो अधिकार मिलता है, आपके घर में काम करने वाले रामू काका को जो अधिकार मिलता है, रिक्शा चलाने वाले को जो अधिकार मिलता है बोलने का, उतना ही अधिकार एक मीडिया वाले को भी मिलता है। और उस मीडिया वाले को न्यायपालिका से सवाल करना है, कार्यपालिका से सवाल करना है, विधायिका से सवाल करना है। और अगर वो डर करके सवाल करेगा तो आप कहते हैं कि बिक गया, डर गया। नहीं, ये पब्लिक क्यों कहती है बिक गया? क्यों कहती है? पता नहीं। इसलिए कि भाई ये सवाल मैं तो सवाल पूछना चाहता हूँ जनता से। आप पूछने में शायद हिचकिचा रहे हो, आप पूछिए पब्लिक से। भाई आप बिना पैसे लिए, बिना शराब के, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना अपराधी देखे आप वोट नहीं देते और कह रहे हैं कि जनता मीडिया बिक गई है। बिके हुए तो आप हैं सबसे पहले। तो आप जब तक उस बिके हुए धारा से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक दूसरा आदमी कैसे मदद करेगा आपकी? आपने जो कहा उसके बाद इस पर एक कहानी याद आ गई मुझे। कहानी याद आ गई कि मैं एक सड़क पे खड़ा होकर के कहीं रिपोर्टिंग कर रहा था, भीड़ भाड़ वाली जगह थी। वहाँ पर एक आदमी आए, खादी का कुर्ता, पश्मीना शॉल लपेटे हुए, और उन्होंने मीडिया ऐसी है, मीडिया वैसी है बहुत करके। मैं लाइव दे रहा हूँ और वो मेरे पीछे बात कर रहे हैं। जैसे ब्रेक हुआ, मुझे समय मिला तो हमने कहा भाई क्या है, तो उन्होंने मीडिया के बारे में कुछ बातें कही। तब तक फिर मुझे स्टूडियो से पैच किया गया, वो चले गए थे। तब तक मैंने किसी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये एक विभाग में इंजीनियर थे, पहले सस्पेंड हुए, फिर ज्वाइन किए, उसके बाद बर्खास्त हो गए। कहा है हाँ। तो जो आदमी आकंठ ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त था, जिसकी नौकरी गई थी घूस लेकर देने के उसमें, वो आदमी खड़ा होकर के एक छोटे से पत्रकार, जिसमें 1 महीने सैलरी नहीं आती, जिसकी अगले महीने उसका घर कैसे चलेगा,
उसके लिए भी सोचना होता है। उसको कह रहा था कि तुम यही तो देखो, यही त्रासदी है ना प्रभाकर। भारत में, मैं पूरे भारत की बात कह रहा हूँ, इसे बिहार की बात नहीं है। ये त्रासदी ये है कि जैसे लोग हमेशा कहते हैं और मेरे इस कथन का बहुत विरोध करते हैं, मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने कहा कि पत्रकारिता में निष्पक्षता तो नपुंसकता है भाई। निष्पक्ष किस बात का? आपको जनपक्ष का होना चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए। आप जनपक्षता को आप तटस्थता कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई ये सही बात कर रहा है। निष्पक्ष नहीं है वो, मिथ है वो, जनता के पक्ष में है वो। और जब तक जनता के पक्ष में नहीं है तब तक वो पत्रकारिता नहीं है। लेकिन जनता की भी तो जिम्मेदारी है कि जो आपके पक्ष में खड़ा है आप उसके पक्ष में खड़े हों। देखिए, इस देश की जनता को ये बात समझनी होगी। आज समझे तो अच्छी बात है, जल्दी होगा। कल समझेंगे तो देरी होगी, परसों समझेंगे तो ज़्यादा देरी होगी। कि आज की तारीख में अगर उनके लिए कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है तो इस देश की मीडिया ही खड़ी हो सकती है। बाकी सारे जो चौथे स्तंभ, जो 4 स्तंभ के जो बाकी 3 स्तंभ हैं बचे हुए, उन्होंने आपको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है इस देश में। और मीडिया ने, अगर आपको लगता है कि मीडिया बिकी हुई है तो आप उसको ठीक करने के प्रयास करिए। और जब तक आप उसको ठीक करने के प्रयास नहीं करेंगे, आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे। वो अपने तय जितना कर सकती है वो कर रही है। अब एक संस्थान ले लीजिए, देखिए सरकार मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि इसलिए कि आपने जहाँ कहा है ना वहाँ पर मेरी सुई कहीं अटकी पड़ी है। मुझे लगता है उसको मैं, कि जब आपने कहा कि मीडिया ही है जो जनता के लिए सोचती है, जो चौथा खंबा है वही वाकई सोचता है। बाकी सत्ता का चरित्र एक ही होता है, हमेशा कहते हैं। कुर्सी पर लोग आने जाने वाले रहते हैं और सत्ता का अपना चरित्र होता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है, बाकी सत्ता का चरित्र होता है। तो मीडिया, और इसी में एक बात और मैं कहता हूँ कि जब लोग कहते हैं मीडिया बिक गई है, मीडिया को लेकर इतनी शिकायतें होती हैं, तो ये मुझे उससे बहुत निराशा नहीं होती, इसलिए कि मैं मानता हूँ कि जिससे बहुत उम्मीदें होती हैं उसी से तकलीफ होती है। ठीक है। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छी तस्वीर है कि मीडिया से, सरकारों से लोग ना उम्मीद हैं, हो सकते हैं, मीडिया से लोग अभी भी उम्मीद रखते हैं, इसलिए कि मीडिया से लोग अभी भी उनसे मतलब उम्मीद है, इसलिए उम्मीद रखते हैं ना। और एक अच्छी बात ये भी जो मैं कहता हूँ, मैं बार बार समझता हूँ, ठीक है मीडिया बुरे दौर में है और मीडिया कई बार बुरे दौर में जाती है और रिवाइव कर जाती है, सर्वाइव कर जाती है। तो हम बहुत बुरे दौर में हम और बेहतर हो जाएंगे, इमरजेंसी के दिनों के लिए याद करते हैं। तो मैं तो इतना मानता हूँ कि इस देश में जो मीडिया की हालत है, कमोबेश लोकतंत्र की भी वही हालत है। और मीडिया जितनी मजबूत होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। और मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ एक चीज़ को, कि जिस दिन मीडिया इस देश में ख़त्म हो जाएगी, इस देश में लोकतंत्र भी ख़त्म हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। और लोग देखिए, डेमोक्रेसी की ना एक सीमाएं होती हैं, और लोकतंत्र में भाई संविधान में संशोधन होते हैं ना, तो लोकतंत्र की मूल अवधारणा ये है कि मनुष्य बराबर है और हर मनुष्य को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, चलिए जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। ये एक मूल अवधारणा, हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे जो मौलिक अधिकार, ये बनाए रखने के लिए मैं फिर बार बार कहता हूँ कि आपकी भागीदारी, इस देश में जनता की भागीदारी मीडिया के प्रति बढ़ानी होगी। आपको ये फ़र्क समझना होगा कि मीडिया कौन है। और भाई आपके बीच से फिर मैं तकनीक पर लाऊंगा कि तकनीक के आने का नुकसान देखो क्या है। हर जगह हज़ारों की तादाद में लोग मतलब एक असर्टिव तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। मीडिया का वो काम नहीं है भाई। जैसा आपने बताया कि संविधान में अगर 19A के हिसाब से हमारे जो अधिकार हैं वो आम जनता को भी तो हैं, तो उसी अधिकार के साथ हम कर रहे हैं। आजकल आप देखिए क्या होता है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, जिस बदतमीजी से लोग जा कर के स्कूलों में, अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ, टीचर्स के साथ व्यवहार करके बातचीत करते हैं, वो मीडिया नहीं है। तो ये देश की जनता, समाज की जिम्मेदारी है कि आप वहाँ उसको रोकिए।
तो अभी तो क्या है कि आप उसको भी मीडिया मान लेते हैं आप। और वो अब इसी पे थोड़ा सा मैं मतलब मुझे लगता है कि हमें अपने लिए बात करनी होगी कि ऐसे लोग जो मीडिया के जो मापदंड हैं, मानदंड हैं, उनसे बाहर जाके काम करते हैं, उनसे आपकी तुलना होती हमारी है। तुलना होती है, और फिर उसके लिए भली बुरी फिर- बातें। अब हम आ जाते हैं फिर इसी पर कि हम लेगेसी मीडिया क्या हम बांट रहे हैं, अभी मीडिया का दौर अलग है। आप आज जो सोशल मीडिया को देख रहे हैं, और सोशल मीडिया, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो कमियां थी, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था क्वालिटी वाइज, चाहे कुछ खबरों की, तो उसके बड़ी उम्मीद थी इससे। आपको क्या लगता है कि ये मीडिया, पैरेलल मीडिया, सोशल मीडिया जो है, उस कमियों को भर पा रहा है, या मैं इसमें अपना ऑब्जर्वेशन डाल दे रहा हूँ, उसी के हिसाब से आप बात, या जो पुराने मठाधीश लिगेसी मीडिया वाले थे उन्होंने इसको भी करप्ट करने की मतलब। नहीं, कर दिया है, करने की कोशिश नहीं, वो कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों। अब आप देखिए क्या है कि जो मीडिया के जो भी, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी उसी की होती है प्रभाकर जिसका आर्काइवल वैल्यू होगा। अखबार आज भी जिंदा है। ठीक है कि दुनिया भर में प्रिंट मटेरियल्स को लेकर के अलग अलग हो रही हैं चीज़ें, अखबार बंद हो रहे हैं, नए दौर आ गए, अब एआई ने तो अलग ही क्रांति कर दी है। बावजूद इसके हमको कोई किताब रिसर्च करना होता है, हमको कोई आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है, कुछ भी, तो हमको जाना पड़ता है पुस्तकालय तक, लाइब्रेरी पे अपनी पहुंच बनानी है। तो जो आर्काइवल वैल्यू जो रखेगा उसका महत्व बना रहेगा। टेलीविज़न के साथ त्रासदी ये थी कि टेलीविज़न का आर्काइवल वैल्यू नहीं था। भाई टेलीविज़न, न्यूज़ टेलीविज़न की बात मैं कह रहा हूँ, उनको सरकार भी कहती थी कि 90 दिन के बाद आप अपनी चीज़ें डिलीट कर दीजिए, 90 दिनों तक रखिए। अच्छा, 90 दिनों तक वो आम पब्लिक के लिए नहीं था, वो सरकार के और आपके लिए था। तो टेलीविज़न में क्या है, एक बार जो ऑन एयर हो गया वो चला गया। डिजिटल माध्यम में क्या हुआ कि वो आर्काइवल वैल्यू फिर से थोड़ा थोड़ा रिवाइव होने लगा। यस, कि अब आप तो जब आपका आर्काइवल वैल्यू रिवाइव होगा तो वो चीज़ें बनेगी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा खतरा है, और वो खतरा क्या है कि इस पूरे आर्काइवल वैल्यू की कमान किसी और के हाथ में है। ये जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं लेकिन होंगी। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी हाँ, सोशल, तो कोई वो डिजिटल उसके माध्यम। पास जी कोई भी डिजिटल हाँ, माध्यम है, हाँ। हमारे पास वो नहीं है। अब अनुरंजन जी, हम ठहरे बिहारी, और अगला जो हम बात करेंगे 10 मिनट बात करेंगे। ई जोन बातचीत हमार हुई, हमने के बातचीत हुई तो शुद्ध खालिस बिहारी में हुई। एकरा से हमरा ई टेस्ट करे के बाद, जांचे के बाद अपनों और राउरों के, कि हमने के भोजपुरी कितना बचल बा भीतर। तो हम अगला सवाल ही बिहार से जुड़ल सवाल कि हमने क्या बात करते हैं पत्रकारिता पर। बिहार के पत्रकारिता के बारे में थोड़ा सा चर्चा कल जाई कि प्रभात खबर के संपादक हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति बने, और ओकरा बाद से वो अपना उत्तराधिकारी रख के अले आशुतोष चतुर्वेदी जी के। वो भी किसी बड़े कोनो बढ़न पद पर, सूचना आयुक्त बने हाँ, शायद। ऐसा बन गए। ये संदर्भ में ये दोनों को हम जाना के अथी, एकरा आलोक में ये बताएं कि बिहार के पत्रकारिता के का हाल बा, बिहार के बड़का पत्रकार लोग के का हाल बा। बिहार के आज के दौर में जो पत्रकार लोग बा, चाहे पटना में होके चाहे दूसरा शहर में भी होके, तो वो लोग से हमरा उम्मीद आज से ना बहुत साल से नहीं खे। ना नेता से उम्मीद रही या ना पत्रकार से उम्मीद रही। बिहार के अब बहुत लोग यार दोस्त लोग बा, लेकिन ये नहीं खे कि उम्मीद नहीं खे, तो एकरा मतलब कि सब कोई ओ लायक नहीं खे, चाहे वो नहीं खे। पत्रकारिता बिहार में आज से ना बहुत पहले से बहुत मजबूत स्थिति में रहल बा। कुछ लोग बेहतर कैले बा, चाहे आर्यावर्त अखबार होके, इंडियन नेशन अखबार होके, प्रदीप होके। तकलीफ दोसर बा। तकलीफ का बा कि समय के साथ विचारधारा बदलता। भाई या तो रुआ समाजवाद के मिथ मान ली, कहीं कि ना ये तो ठीक नहीं खे, बकवास। तो ये रुआ माने ला उम्र निकल गई। भाई माने के पड़ी कब, जब 24-25 साल के मानी तब मान ली। भाई हमने जब दिल्ली विश्वविद्यालय में रही, चाहे आईएमसी में हम गई नहीं, तो हमने के समय का, हमने जब यूथ रही तो का कहल जाए कि भाई यूथ बड़ा और
कॉमरेड नहीं खा तक यूथ बाड़ा आसियान होके भी कॉमरेड बाड़ा तक आसियान भइल तो वही स्थिति बा कि भाई आप विचारधारा और का बा। रहल बात राजनीति में जाए के, तो राजनीति में जाए के हम बहुत खराब ना मानी ले। ये चलते कि बतौर पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग बा, समझदार वर्ग बा, ओकर क्षमता के इस्तेमाल होए के चाहिए। और आज से ना भाई ज़माना पहले कुलदीप नैयर के बना के बना के हाई कमिश्नर भेज दिली ब्रिटेन। तो सवाल बा कि जे भी पत्रकार पुरान दौर में भी आयल पत्रकारिता कैलक, कुलदीप नैयर से लेके एम जे अकबर से लेके संतोष भारती, स्वपन दास गुप्ता, चंदन मित्रा, ये सब लोग पत्रकारिता कैलक, राजनीति में आयल और बहुत अच्छा राजनीति भी कैलक। दिक्कत कहाँ बा कि पत्रकारिता के समय जो लोग विचारधारा बा, अगर वो विचारधारा राजनीति में अला पर वो पार्टी के साथ मेल नहीं के खाद, चाहे वो समाज के तरीका के साथ मेल नहीं के खाद, तब रोवर बाकी सारा कहानी पर सवाल खड़ा होला कि भाई तब जब पहले करत रही तो का करत रही, कहीं गड़बड़ तो ना रहे। माने पूरे जीवन भर के पत्रकारिता पर सवाल खड़ा बा। आज जौन रुआ करत आवत आदि उहे अगर रुआ राजनीति में जाके करब तो राजनीति में गुंजाइश नहीं खे। तो ई चलते वहाँ तो जब जौन बात पहले भइल है कि राजनेता रुआ बानी कि ना, तो हम पहले तय कैले रही कि भाई हम अगर ये उम्र में राजनीति में हमरा ही ना रहे कि हम जितबे करी, लेकिन हमरा ही जरूर रहे कि भाई कम से कम भाई ये उतना परसेंट, माने आज के तारीख में अगर हम मोटा मोटी एकदम स्पष्ट तौर पे कहीं कि 4% से कम वोट प्रशांत किशोर के आए तो हम बुरिया बिस्तर समेट देती। हम प्रशांत किशोर की जगह पर रहती तो बुरिया बिस्तर समेट देती, हम अपन दूसर काम करती। नहीं, प्रशांत किशोर ऐसा रुआ मत कि पता जाए प्रशांत किशोर सुनिए तो कहीं क्या ना भाई हम नहीं कहते कि समेटस हो, भाई उनका में हिम्मत बा उ करस, लेकिन हम रहती तो समेट काहे कि देखी हमरो एक एगो जीवन मिलल बा, हमरा वही जीवन में अपन हमरा नहीं एगो बात ई बा कि हमरा कोनो छाप नहीं के छोड़े के कि हम चल गए। हमरा से कोई पूछलक कि रुआ केंग याद करे के चाही, रुआ के लोग भविष्य में रुआ के लोग याद केंग करी, हम बोले काहे याद करी भाई, हम जले बानी तले याद करो, हम ना रहे तो हमरा के काहे ले याद। एक कोनो लोभ नहीं है, एक कोनो लोभ नहीं है, हम सुनले बानी एक कोनो लोभ नहीं है। अब एगो बात तो आजकल न ऐसा मुद्दा बा जना के मैंने बात करे के चाही। कल सुप्रीम कोर्ट में एगो ब्राह्मोफोबिया, इस्लामोफोबिया पहले सुनाइल रहे, ब्राह्मोफोबिया यूजीसी के ये नयका रेगुलेशन के बाद से बड़ा, हालांकि राष्ट्रीय मुद्दा है ही, लेकिन हम बिहार के संदर्भ में भी एक बात करब, देश भर के संदर्भ में बात करब। अब ब्राह्मण के संदर्भ में बात कर, अनुरंजन झा से बतियाओ तेरे प्रभाकर मिश्रा। अब प्रभाकर मिश्रा के नाम सरनेम में मिश्रा लागल बटे तो मनवादी हुई है ना जातिवादी हुई है ना, ऐसा ठप्पा लाग गई बा, हम चाहे कुछ कली। अनुरंजन झा के बारे में हम जानत नहीं की। तो ये जोन आजकल जोन चलता है यूजीसी के रेगुलेशन अला के बाद, भले सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिलस, रउआ का सोचता नहीं कि ये जोन नफरत के माहौल बा जाति विशेष ब्राह्मण के खिलाफ, हम ओहू के जिक्र करब। हमरा एक बार बात भई रउआ से वो फिल्म के लेके घूसखोर वाला, एकरा के रउआ केंगे देखता नहीं? देखिए बहुत बुरा दौर गुजर रहा बा, समाज के दौर खराब बा। आ एमे हम फिर कहते नहीं तकनीक की कहानी बा। शंकराचार्य जी बाड़ा न पूरी के पीठाधीश्वर, बहुत विद्वान व्यक्ति बाड़ा निश्चलानंद जी, और हमरा के बहुत स्नेह करेले, मतलब हमरा घर पे भी आयल बाड़ा गाँव में। हाँ, सरनेम भी दोनों जने के वजह। अच्छा हाँ, तो उनका एगो स्टेटमेंट बा, हाँ कुछ झा है, हाँ, तो उनका स्टेटमेंट बा एगो, वो कहलें कि विकास किस शर्त पर, और विकास होता हुआ दिखता है या हो रहा है, और ये विकास विनाश की तरफ तो नहीं लेके जा रहा है। अगर विनाश की तरफ लेके जा रहा है तो ये विकास नहीं है। तो हम वो एक बात के एनालाइज कर रहा बनी कि आखिर ये तकनीक के वजह से ये पूरा जो सिस्टम बा हमनी के बदल रहा बा, ओमें ये हो रहा बा कि जैसे हम अपना बारे में देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, चाहे प्रभाकर मिश्रा पे लागे चाहे अनुरंजन झा पे लागे। भाई
ब्राह्मण हो के कोनो बात कहीं तब ब्राह्मणवाद हो गई, ठाकुर हो के कहीं तो ठाकुरवाद हो गई, दूसरा कास्ट के होके कहीं तो उ वाद नहीं खे होत। ई तो समस्या बा, तो ई सोसाइटी के समस्या बा, ये हमार समस्या नहीं के, तोरा समझे के समस्या बा। हमारे एगो मित्र बाड़े आईएमसी में हमारा संगे पढ़ले, मैंने आईएमसी के पढ़े मतलब 27 साल 28 साल पहले के बात हो। पिछला चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर बिहार से चुनाव लड़ने, तब हमरा मालूम भइल कि यादव में, काहे कि हम उनका से पूछनी कि तू भाई तुम तो ऐसा सीट पे काहे चल गई भाई कि जहाँ एकदम यादव के गढ़ बा, तो कहते हमू तो हुए भाई हमनी के परवरिश में वो नहीं खे कि हमनी करी, लेकिन तकनीक ऐसा एस्टैब्लिश कर दिले बा कि जोना से ये बात बार बार चेतावल जा रहल बा। अब हम आओ तनी वो बात पर यूजीसी वाला पर, बहुत लोग की बात नागवार गुजरी, लेकिन हम स्पष्ट कह रहल बनी कि पिछला सरकार मनमोहन सिंह के सरकार जे कास्ट सेंसस करैलस आ ओकरा के सामने ना रखलक, मोदी जी के सरकार करावे जाता, हमरा पूरा भरोसा बा कि इहो सामने लेके ना आई। आंकड़ा के खेल बा, आंकड़ा के खेल पूरा बा। नैरेटिव बदल जाई, नैरेटिव बदल जाई, काहे कि हमर जे आकलन बा, और हम ये आकलन नहीं कहत, हमें को बहुत बड़ा अधिकारी भाई हमनियों के अगर 3 दशक के पत्रकारिता हो गई तो बहुत सारा अधिकारी लोग आइल गइल भइल सब, तो वो अधिकारी के नाम लेहल ठीक नहीं खे, लेकिन उनका हिसाब से पिछला बेर 34% सवर्ण ए देश में बा। काहे बा कि बहुत सारा राज्य में जे ए राज्य में ओबीसी में बा, वो राज्य में नहीं खे, तो देश के जो सवर्ण के आकलन बा वो 34% बा, तो हम मान के चलते नहीं कि अब तो बढ़ले हुई घटल तो हुई ना। तो अब यही बतिया में एगो और बात छिपल बा कि अबहिन जौन मौजूदा आंकड़ा बा, एकरा चलते मोदी जी चाहे सरकार है ना छेड़छाड़ करके भाई कमेनु बालो का बिगाड़ी लो, तो जहिया भले आंकड़ा सार्वजनिक होई या चाहे ना होई, आंकड़ा तो पता चल जाई, तो पता चल जाई तो एक भय होई अंदर अंदर। हाँ होइबे करी, तो चीज बदली कुछ ना। देखियो में का होला, परसेप्शन की बात बा एमे प्रभाकर, परसेप्शन ये चलते कि भाई लोग की बात बुझात नहीं खे, भाई अंदर अंदर आग बा लेकिन लोग के बुझात नहीं खे, लेकिन जैसे ये विस्फोट हो जाए, आज आंकड़ा बाहर आ जाए और ओकरा बाद लोग के था लग जाए कि भाई हम तो 34% बानी, चाहे 35% बानी, चाहे 38% बानी, चाहे 30% बानी, ओकरा बाद सरकार के संगे भाई जे बाकी खेल हो रहल बा वो सरकार के संगे तो कुल मिला के वही कि फिर बतिया आ जाई कि जे के जितना संख्या भारी होके उतना हिस्सेदारी। और बहन खंजन कहा कि हेतने बालो हेतना कब्जा कैले बालो, ई थोड़ा सा ना वो नैरेटिव बदलिए। दोसर का बा कि ई बात में कोनो बुराई नहीं खे कि जेकर जितना हिस्सेदारी ओकरा उतना भागीदारी बा, ओकरा भागीदारी मिले के चाहिए, बिल्कुल मिले के चाहिए, लेकिन ई ना मिले के चाहिए कि ओबीसी में, ओबीसी एगो नहीं खे नु, दलित एगो नहीं खे नु, तो भाई अगर ओमे जो बंटवारा बा तो रुआ पर्टिकुलर कास्ट के पकड़ी ना, रुआ अगला 20 साल के प्लान करी, 47 के प्लान करके चलत न बानी विकसित भारत के, तो विकसित भारत के 47 के प्लान में रुआ 20 साल के प्लान लेके चली कि फला कास्ट में दलित में अगर ये 10 गो जाति बा तो ये 10 गो के जितना भागीदारी बा उतने भागीदारी फिर होके वो कैसे सुरक्षित होई, वो कैसे समर्पित होई, ये तय करी तरीका। ई ना होई कि भाई एक एगो भाई दलित में 10 गो जाति बा, ओमे से एगो जाति लीड करता तो ओकरा के बाहर करी रुआ वहाँ से फिर। यानी ए पर तो चर्चा नहीं के होत, ए पर चर्चा नहीं करे। हमरा याद बा कि सुप्रीम कोर्ट अपन एगो फैसला में कले रहे, और ओकरा बाद से ई आखिर में जब जस्टिस गवई रिटायर होत रहे, कहले ओकरा बादो कहले कि भाई एहू में जेंगा ओबीसी में क्रीमी लेयर बाटे ओहिंगा एहू में होके चाहिए, SC ST में भी होके चाहिए, चूँकि SC ST में ओबीसी क्रीमी लेयर नहीं खे, लेकिन ओकरा के एंगा प्रचारित कइल गई कि तो रिजर्वेशन खत्म करे के बात कर रहा बात। अच्छा, दरअसल जेकरा फायदा मिलता, सुप्रीम कोर्ट के एगो टिप्पणी रहे कि ये तो वैसने हो गई बा कि जे ट्रेन में चढ़ गई बा वो दूसरा के चढ़ ही नहीं देवे के चाह, अब एकदम फरसत में एकदम बैठ के फैल के जाए के चाहता है। दिक्कत ये बाटे कि वही के जो नीचे वाला लोग हैं, माने जे उनमें के कमजोर लोग बाटे, वो वही के सुनेला, वही के अपन मानेला, जे ओकरा के अपन नहीं खे मान, जे ओके हक मार के बैठल। हाँ, समस्या बा। अच्छा, अब चलिए एक बात हम एक चूँकि यथी बा यूजीसी में जाना संदर्भ में बात चर्चा,
रउआ बुझाता है कि ई यूजीसी वाला ई जो रेगुलेशन रहे तुम समाज के हमनी के थोड़ा नुकसान के लिए बाटे ताना बिल्कुल बाना के के लेगा, हिसाब बिल्कुल के लेगा। हम महसूस कर रहल बानी, बहुत बच्चा लोग से हमारा बात होला, बहुत यूथ लोग से बात होला, बहुत सोसाइटी के अलग अलग, चूँकि हमारा आदत बा भाई घूमत रहे के, बात करत रहे के, ओकर फर्क पड़ रहल बा। बेसिकली का बा, ऐसन फैसला समाज को ढर्रा पे चलत रहेला, अचानक से ऐसन कोनो एगो फैसला बानू वो समाज के ताना बाना के बिखेर तो देवे। ये जानबूझ के कि अनजाने में? देखिए ई भइल तो बा अनजान में, ई जानबूझ के तो हम नहीं कह सकत। ये चलते कि हमरा नहीं बुझात कि इतना बड़ा नुकसान अंदर अंदर सोचे के अगर अब मालूम होई तो वो लोग कह लीत। भइल तो बा अनजान में, लेकिन अनजान में ब्लंडर बाई, गलती जरा गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से नहीं, ब्लंडर हाँ, ब्लंडर बाई। अच्छा चलिए, अब हमनी के अब तनी सा बिहार के संस्कृति, गाना, भोजपुरी फिल्म पर भी थोड़ा बात। अभी भी कोनो गाना के लेके विवाद भइल बाटे बड़ा। बिहार हमनी के बचपन में गाना सुनत रही जा बड़ा जाना के कि इतना साफ सुथरा रहे। रफ़ी भी गाना गावस, महेंद्र कपूर भी गौले बने, लता जी गाना गौले बड़ी, सब लोग गौले बाटे। आज जोन गाना बा तौना के माने सुनला के बाद जानो कि बिहारी भइला पर शर्म आवेला, जब वो गाना आवेला कि ई बिहार का लोग ने ई पर हुआ का राउर का रहेगा। समाज के जिम्मेदारी बा भाई। हमरा गांव के स्कूल, हमरा घर के ठीक सामने स्कूल बा। हम आज से 7-8 साल पहले के बात बताओ तनी, हम ऐसे ही दशहरा के आसपास घरे गई नहीं, तो वो गांव के स्कूल में बारात टिकल, तो वो गाना बाजे लागल, माइक पे बाजा था, शोर हो रहल बा, 5 मिनट बाजल, 10 मिनट बाजल, तो हम उठ के गई नहीं, हम देखनी भाई के हो कैसन समाज बा। तो देखा था नहीं कि हमरे समाज के लोग नाचता हुआ। हालांकि हमरा गैला के बाद वो बंद हो गए, लेकिन जे नाचता वो दोषी बानू, जे बजावता, जे गावता वो तो रोजी रोटी इकला कर रहल बा। माने जब जब गावे वाला वैसन फूहड़ गाना पे जब हमारे समाज के लोग नाची, ताली बजाई, तो ये हुई। अच्छा चलिए, अब हम तनी फिल्म की बात करें। भोजपुरी में पहले बड़ा सुंदर सुंदर फिल्म बना, बहुत नीमन नीमन फिल्म बन रहा है, जैसे पिया के गाँव, नदिया गंगा किनारे मोरा गाँव, माई, ऐसे बड़ी खूबसूरत फिल्म। हाँ, ये घड़ी जो फिल्म बनता है आजकल, बलम परदेसिया, आजकल जो फिल्म बनता है, हमारा नाम पता नहीं कौन, मैंने बड़ा उल्टा पुल्टा नाम रहेला, ओके नाम बोलहु लायक नहीं के। एकरा खातिर खाली हम समाजे के दोष दिहल जा सकेला कि ये फिल्म उद्योग हमरा भोजपुरी में जो फिल्म में काम करो वही लोग के कुछ जिम्मेवारी बनेला? समाज के दोष बा। ये चलते हम समाज के दोष देव कि ये बीच में भी भोजपुरी में अच्छा सिनेमा बन रहा बा। भाई नितिन के देखी, नितिन या नीतू, करियठी एगो फिल्म देखले रही। करियठी तो बहुत छोट फिल्म बा। करियठी के अलावा भी भोजपुरी में भाई एगो ओकर हिंदी में बनेलक वो वंस अपॉन ए टाइम, लेकिन भोजपुरी में भी वह फिल्म के रहे। मैथिली में जैक्सन हॉल फिल्म बनेलक। ओकरा अलावे भी भाई मिथिला मखान फिल्म के नेशनल अवार्ड मिलल। तो मैथिली या भोजपुरी में मतलब नीतू और नितिन चंद्रा तो काम कर ही रहल बा लोग, एकरा अलावे भी बहुत सारा लोग काम कर रहल बा, लेकिन ओकरा के वो वेटेज नहीं मिलत। अगर मान परितोष के एगो फिल्म, परितोष त्रिपाठी मध्यम एगो फिल्म रहे, हाँ फिल्म बहुत सारा आ रहल बा, लेकिन ओकरा वो जगह नहीं मिलत। तो इनमें दोष फिल्मकार के नहीं खे, ये दोष सरासर समाज के बा कि वो एक्सेप्ट कर रहल बानी ओकरा के। तो हम चर्चा के शुरू में जगह हम बतौनी कि रउआ अब रहतनी लंदन, आप प्रवासी भारतीय की भूमि के तरह बानी, स्टेटस राउर बा। अब एगो सवाल कि अंतरिक्ष में जब पहले बार गए कैप्टन राकेश शर्मा, तो वो घड़ी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूछली कि राकेश जी ऊपर से हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है? उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। एक बिहारी प्रवासी लंदन हो, यूएस हो, जहाँ भी दुनिया के जिस भी कोने में जाए वो भी वहाँ से हिंदुस्तान को देखता है। एक अप्रवासी के रूप में लंदन में रहते हुए अनुरंजन झा भारत को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? भारत के देखेले तो कैसे, उनका भारत के बारे में का ख्याल आवेला, चाहे भारत कैसन लौकेला? बहुत सुंदर। भारत में कोनो समस्या नहीं है, भारत आज भी बहुत सुंदर बा। उमें एगो बस खाली अड़चन बा
अब जब बात हो रहा बा तो अड़चन पे हम बात कर देता नहीं। भारत के समस्या जो आज के तारीख में बा सबसे बड़ा वो बा यहाँ के प्रदूषण। अब लोग कहे कि बहुत ज्ञान के बात हो रहा बा, समस्या उहे बा, समस्या बा पेस्टिसाइड्स। समस्या भारत में ये नहीं के भाई, भारत सन देशे नहीं के भाई। हमरा अगर स्नोफॉल देखे के बा तो हमरा देश में हिस्सा बा, मरुस्थल देखे के बा हमरा देश में हिस्सा बा, पहाड़ देखे के बा हमरा देश में हिस्सा बा, हमरा नदी बहुत सुंदर नदी देखे के बा हमरा देश में हिस्सा बा, बीच बा हमरा देश में हिस्सा बा। मतलब जे दुनिया के सबसे साफ समंदर बा वो चल जाई लक्षद्वीप, अंडमान वो लगे बा। सवाल भारत में तो कहीं कमी है ये नहीं कि भारत तो भूमि बहुत शानदार बा, हम कैसे ओकरा के रख रहल बानी ये पर सवाल बा। प्रदूषण सबसे बड़ा समस्या बा, पेस्टिसाइड्स सबसे बड़ा समस्या बा। ई हमनी के आवे वाला जनरेशन्स के खराब कर रहल बा। हाँ, ऐसे बचे के यही में हम थोड़ा जोड़ देता नहीं। ये प्रदूषण में हम जन प्रदूषण जोड़ते हैं तो पर्यावरणीय प्रदूषण के अलावा राजनीतिक प्रदूषण भी जोड़ लेता नहीं, सामाजिक प्रदूषण भी जोड़ लेता नहीं। इस सब प्रदूषण हमारे व्यवहारगत जितना बा सब प्रदूषण है। अब पेस्टिसाइड के में हम जो समाज में नफरत बा वो जोड़ लेता नहीं। हाँ, अगर ई हट जाओ हाँ, तो ये गोला पर जो इतना बड़न गोला बा हाँ, ओइ पर सबसे बढ़िया, सबसे नीक, सबसे सुंदर जोन बात हो हिंदुस्तान। अब अगला सवाल, अनुरंजन जी लंदन से बिहार केंग लौकेला? बहुत खराब। ये चलते कि जब हमने बिहार छोड़ के दिल्ली आई नहीं तो ओकरा बाद स्थिति खराब होत गई। उस समय समाज खराब ना रहे प्रभाकर, अब बिहार के समाज खराब बा। सामाजिक वैमनस्यता बहुत ज़्यादा बा, सामाजिक ताना बाना खराब हो गई बा। भारत के दूसरा प्रदेश के तुलना में बिहार में विकास के गति धीरा पड़े के सबसे बड़ा कारण बा वहाँ के सामाजिक परिस्थिति। ये चलते सबसे पहले तो उमें बदलाव करे के हुई। हम एगो बात आज से 10 साल पहले करीब कहीं हमने कोई कार्यक्रम में रही तो हम कहले नहीं कि हाँ 10 साल से ज़्यादा ही हो गई हुई, नीतीश कुमार भी रहे वो कार्यक्रम में। हम कहने कि जिस तरीके की शिक्षा बचपन में प्राइमरी स्कूल में हमने पाई है वैसे ही शिक्षा उसी स्तर के शिक्षकों के साथ अगर आज भी बिहार में मौजूद हो तो हम अपने बच्चे को दिल्ली से लेकर के बिहार आने में संकोच नहीं करेंगे। सवाल बहुत गंभीर बा, ताना बाना उस स्तर पर बहुत खराब भइल बा। तो जब हम बाहर से देखी ले तो तकलीफ होला। तो ये बात में रहुआ पहली बात के कि अनुरंजन झा जब लंदन से लौट के आई हैं, अनुरंजन झा के बेटा जब लंदन से लौट के आई हैं, या अनुरंजन झा की तरह जितना लोग बाहर रहता कोनो न कोनो वजह से एजुकेशन खातिर, रोजगार खातिर जेंगा वो लोग लौट के जिया बिहार आई, नया आइडिया के साथ आई, पाउंड स्टर्लिन डॉलर वाला कमाई के साथ आई, तो बिहार की तस्वीर बदली। बशर्ते कि ऊर्जा के जो व्यवस्था बा वो ओकरा के वेलकम करी। व्यवस्था ना, सिर्फ समाज हम व्यवस्था में हम समाज हाँ, हम जो हम हम बुझ गए नहीं हाँ, लेकिन हम उनमें पॉलिटिक्स बाकी सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर सब के हम बाहर कर देता। मतलब जिम्मेवारी समाज की बात, समाज जैसे वेलकम करी नो तो वो तो व्यवस्था अपने आप क्रिएट तो कर दी। अब ई जौन बात बा ई बड़ा खूबसूरत बात बा। हम तो उम्मीद मैंने कह रहे उम्मीद पर दुनिया कायम, तो उम्मीद पर दुनिया कायम बा। हम बहुत उम्मीद वाला आदमी हैं, तो हमने के ये बातचीत हमारा बुझाता है कि बहुत बढ़िया हो गई, बहुत लंबा हो गया। तो ये रही हमारी बातचीत, और अनुरंजन झा को आपने सुना, सारे मसलों पर अपनी बात किया, और इसी तरह से हम अनकोड पर मेहमानों को बुलाते रहेंगे, तमाम मसलों पर बात करेंगे। कभी समाज पर बात करेंगे, कभी सियासत पर बात करेंगे, कभी कानून पर बात करेंगे, कभी संगीत पर बात करेंगे, कभी किताबों पर बात करेंगे। आपको करना क्या है, बस आपको अनकोड को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी तो पता चलेगा कि कौन मेहमान आ रहा है, आया तो क्या बोला। और इसको, इस बातचीत को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने उन लोगों के पास भी भेज दीजिएगा जो लोग बाहर रहते हैं। आप एकरा के ओहू जब भेजे के बाद, ओहू से शेयर करे के बाद जेकरा भोजपुरी में बात सुने में नीमन लागेला,
भोजपुरी के प्रति लगाव बा। बिहारी हम बहुत गर्व से कहनी बिहारी, तो जी हमार बिहारी मित्र बा, ओकरा से गुजारिश बा, निहोरा बा कि एकरा के शेयर कैला के काम बा। यहिंगा प्रेम आ स्नेह अनकोट के दिहल करी आ लाइक शेयर सब्सक्राइब करत रहें। अनुरंजन जी, आपने हमसे बात की, अनकोट पे आए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत